हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद टॉपर्स चैनल पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक इंडियन ज्योग्राफी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है भारत में कृषि। ठीक, इससे पहली वीडियो में हमने पढ़ा था भारत की जलवायु के बारे में, और आज हम समझेंगे कि भारत की जो जलवायु है उसमें हम किस प्रकार की कृषि को उगा सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि भारत के जीडीपी में या भारत में कृषि का योगदान किस प्रकार का है। ठीक, तो भारत में जो लगभग 65% लोग हैं, लगभग 65% जो पॉपुलेशन है, ये जो जनसंख्या है, वो कृषि पर ही निर्भर है। यानी वो कृषि ही उनका प्राथमिक कार्य है, जो खेती से ही अपने कुछ धन कमाती है और अपने जीवन का निर्वाह करती है। तो लगभग 65% जो जनसंख्या है वो भारत की कृषि पर आधारित है। भारत की कुल जनसंख्या का 65% जो जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर करती है। दूसरा, हमारी जो कृषि है, कृषि का योगदान जीडीपी में लगभग 15% है। जो जीडीपी, कृषि का जो योगदान है जीडीपी में, वो लगभग कितना है? 15% है। और भारत में किस प्रकार की कृषि की जाती है? तो भारत में जीवन निर्वाह कृषि की जाती है। अब जीवन निर्वाह कृषि उस कृषि को कहते हैं जिसमें हम अपनी जो खेती करते हैं वो सिर्फ अपने लिए करते हैं, मतलब अपने भरण पोषण के लिए करते हैं, ना कि बेचने के उद्देश्य से या धन कमाने के उद्देश्य से करते हैं। कि मान लो जैसे हमने कोई एक छोटा सा खेत है और वहां पर हमने कुछ सब्जियां उगाई, और वो सब्जियां हमने इसलिए उगाई क्योंकि हमें अपनी जरूरतों को पूरा करना था। और जब भारत में भी ठीक इसी प्रकार की कृषि की जाती है। ज्यादातर जो कृषि होती है वो जीवन निर्वाह कृषि होती है। यानी हम ऐसी कृषि नहीं करते हैं कि जिससे हम उसका उन सब्जियों का या कुछ और जो फसल है उसको हम निर्यात करें, किसी दूसरे क्षेत्र में भेजे और वहां से हम धन कमाएं। तो भारत में किस प्रकार की कृषि की जाती है? जीवन निर्वाह कृषि, यानी केवल अपने जीवन को भरण पोषण करने वाली कृषि ज्यादातर की जाती है। ठीक, अब इसी तरीके की जैसे जीवन निर्वाह कृषि, कुछ और कृषि भी भारत में की जाती है, जिसमें एक आती है हमारी मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि, अब ये जो मिश्रित कृषि होती है, इसमें क्या होता है कि इसमें हम कृषि और पशुपालन दोनों चीजों को साथ में करते हैं। इसमें क्या होता है कि हम पशुपालन करेंगे, पशुपालन से जो हमें गोबर प्राप्त होगा, उस गोबर को हम खेतों में खाद के रूप में प्रयोग करेंगे, और जब उस गोबर को हम खाद के रूप में खेतों में प्रयोग करेंगे तो वो हमारी फसल को एक उर्वरक का उसमें काम करेगा। ठीक, तो इसमें जो मिश्रित कृषि होती है उसमें पशुपालन और कृषि दोनों एक साथ किए जाते हैं। ठीक, इसके साथ ही एक दूसरी कृषि भी आती है भारत में, जिसका नाम है द्विफसलीय कृषि। द्विफसल कृषि, द्विफसल कृषि, इस कृषि में क्या होता है कि इसमें दो फसलों को एक साथ बोया जाता है और दोनों फसलों को एक साथ ग्रो किया जाता है। इस प्रकार दो फसलों का मेल बैठाया जाता है कि दो फसलें एक साथ एक स्थान पर उग जाए, उसे हम द्विफसलीय कृषि कहते हैं। तो भारत में जो कृषि की जाती है वो जीवन निर्वाह कृषि ज्यादातर की जाती है, यानी पेट को भरण पोषण करने के लिए। दूसरा, यहाँ पर मिश्रित कृषि भी की जाती है, द्विफसलीय कृषि भी की जाती है। और भारत की लगभग 65% जो जनसंख्या है वो कृषि पर आधारित है, और भारत की जीडीपी में कृषि का योगदान लगभग 15% है। ठीक, अब हम देखते हैं कि जो हमारा भारत है वहां पर मुख्य रूप से पूरे वर्ष भर में कितनी फसलें उगाई जाती है और किस प्रकार की वो फसलें होती है। तो भारत में मुख्य रूप से पूरे वर्ष भर 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती है, जिसमें पहले खरीफ की आती है, या जिसे पहली जायद की फसल आती है, दूसरी खरीफ की आती है और तीसरी हमारी रबी की फसल आती है। ठीक, तो पहली कौन किस प्रकार की कृषि होती है? पहली जायद की फसल उगती है।
तो भारत में पहली जो फसल कृषि की जाती है वो जायद की फसल उगती है और भारत में मार्च के महीने में लगभग इसे बोया जाता है और मई जून में इसे काट लिया जाता है। अब जो हमारी जायद की फसल होती है वो किस प्रकार की होती है, तो इसमें हम मेनली ऐसी फसलों को उगाते हैं जिसमें जो बेल में उग जाती है, जो मेनली जो सब्जियां होती है उसे हम इस टाइम पे उगाते हैं जायद की फसल में। जैसे हमारा लौकी हो गया, कद्दू हो गया या खीरा हो गई, इन फसलों को हम इस टाइम पे उगाते हैं। जैसे हमारा तरबूज हो गया, तो ये जो फसलें होती है ये हमारी मार्च के महीने में बोई जाती है और मई जून में इसे लगभग काट लिया जाता है। ठीक, यानी गर्मी का जो लगभग गर्मी का जो मौसम है उसमें हमारी जायद की फसल उगती है। इसमें कौन कौन मेन आता है, जैसे तरबूज या खरबूज, खरबूजा, लौकी, खीरा, ये सब इसमें आते हैं। तो मेनली जो सब्जियां होती है या जो कोई ऐसे इस तरीके के फल होते हैं जैसे तरबूज है, खरबूजा हो गया, तो ये हमारी किस टाइम पे उगाई जाती है, ये फसल हमारी जायद की फसल के साथ उगाए जाते हैं। ये सारी सब्जियां और ये सारे जो फ्रूट्स है ये इस टाइम पे उगाए जाते हैं और इनका जो टाइम है मार्च के महीने में, लगभग मार्च के महीने में इसे बोया जाता है और मई जून में इसे काट लिया जाता है। ठीक, इसके बाद दूसरी जो हमारी फसल आती है वो है हमारी खरीफ की फसल। खरीफ की फसल, ये जो हमारी खरीफ की फसल है इसे हम जून जुलाई में बोते हैं और लगभग अक्टूबर नवंबर में से काट लिया जाता है। अक्टूबर नवंबर, तो जो हमारी खरीफ की फसल है ये जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में इसे हम काट लेते हैं। अब हमारी खरीफ की फसल किस प्रकार की होती है, तो ये हमारे जून जुलाई में बोई जा रही है। इस टाइम पे क्या होता है, इस टाइम पे भारत में मानसून का आगमन होता है, तो इस टाइम पे भारत में जो जल की मात्रा है वो भी अच्छी खासी रहती है और इसी समय पर खरीफ की फसल बोई जाती है। क्योंकि जो चीजें इस समय उगाई जाती है उन फसलों में या उन जो फसलें इस टाइम पे उगाई जाती है उनमें जल की मात्रा कैसी होती है, उनमें जल की मात्रा बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है उन फसलों में जल की मात्रा की। ठीक, तो कौन कौन सी फसलें हैं, जैसे हमारा धान, जिसे हम चावल भी कहते हैं, धान या चावल, ज्वार, बाजरा, ये सब कब उगाए जाते हैं, ये सब इस टाइम पे उगाए जाते हैं। धान, ज्वार, बाजरा हमारे इसी खरीफ की फसल के साथ उगाए जाते हैं और धान जिसे हम चावल भी कहते हैं इसमें जल की मात्रा बहुत अधिक, इसमें जल की मात्रा की आवश्यकता होती है। यानी इसमें गोडाई या रोपाई जो भी होता है वो सब पानी के साथ ही होता है और इसीलिए खरीफ के मौसम में से किया जाता है जून जुलाई के टाइम पे और अक्टूबर नवंबर तक इसकी जो फसल है वो तैयार हो जाती है। तीसरी हमारी जो फसल है वो है रबी की फसल। इसमें ये हमारी लगभग नवंबर दिसंबर में बोई जाती है। इसे बोया जाता है नवंबर दिसंबर में और लगभग मार्च तक इसे काट लिया जाता है। ठीक, तो जो हमारी रबी की फसल है नवंबर दिसंबर बोई जाती है और मार्च तक इसमें काट लिया जाता है। इसमें इस प्रकार की फसलें आती हैं जिसमें जल की मात्रा की आवश्यकता ज्यादा नहीं होती है और ये जो टाइम होता है भारत में ये सर्दी का टाइम पे सर्दी का टाइम होता है, इसीलिए इस टाइम पे जल की ज्यादा मात्रा की आवश्यकता इन फसलों में नहीं होती है। इसमें इस टाइम पे भारत में बारिश की मात्रा भी बहुत कम होती है, तो ऐसी फसलें उगाई जाती है जिनमें जो जल की मात्रा है वो कम, जिनमें आवश्यकता हो जल की। तो इस टाइम पे हमारी जैसे गेहूं हो गया वो बोया जाता है, गेहूं, चना, मटर, ये जो है ये हमारे रबी की फसलें, गेहूं, चना, मटर इस टाइम पे मेनली उगाई जाती है। ठीक, तो भारत में कितनी प्रकार की फसल उगाई जाती है, तो भारत में 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती है, जिसमें पहली जायद की फसल, दूसरी खरीफ की फसल और तीसरी रबी की फसल होती है। और इसकी जो प्रमुख फसलें हैं वो ये है। तो इन फसलों को याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि पेपर में कोई एक फसल उठाई जाती है कि जैसे
धान किस मौसम की फसल है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये खरीफ के मौसम में उगाई जाती है। इसे हम ऐसे याद रख सकते हैं कि इसमें जल की ज्यादा मात्रा की हमें आवश्यकता होती है और ये जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में से काट लिया जाता है। ठीक, इसी तरीके से कोई एक इधर उठाया जा सकता है ऐसी फसल की, जैसे मटर, इस किस मौसम की फसल है, तो हमें ये याद होना चाहिए कि ये रबी की फसल है। ठीक, ये सर्दियों में उगाई जाती है। तो ये थी हमारी फसलें। इसके बाद हम कुछ और फसलों के बारे में देखेंगे, जिसमें भारत का उत्पादन और उत्पादक जो क्षेत्र है उनके बारे में हम देखेंगे। भारत में हम देखेंगे अब नकदी फसलें। अब इस नकदी का मतलब क्या होता है? इस नकदी फसल का मतलब होता है कि ऐसी फसल जिसका जो हम उत्पादन करते हैं वो सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि हम इससे धन कमा सके, ताकि हम इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर निर्यात करके हम जो है अपने धन कमा सके और अपना जीवन का निर्वाह कर सके। ठीक, तो जो नकदी फसलें होती है इनका जो मेन उद्देश्य होता है, ये मेनली इसलिए की जाती है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा मात्रा में धन कमा सके। इसमें फर्स्ट स्थान पे आता है हमारा गन्ना। तो गन्ने का जो उत्पादन है वो भारत जो है गन्ने के उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर है। किस स्थान पर? विश्व में दूसरे स्थान पर भारत है। ठीक, तो गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। पहले स्थान पर विश्व में ब्राजील आता है और दूसरे स्थान पर हमारे भारत का स्थान है। ठीक, इसके साथ ही भारत में जो गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है वो यहाँ पर किया जाता है, यूपी में। भारत में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन यूपी में किया जाता है। और सर्वाधिक जो हमें पता है कि हमारा जो गन्ना है इससे क्या होगा, इससे क्या बनाया जाता है, तो इससे चीनी बनाई जाती है। इसमें फैक्ट्रियों में ले जाकर इनको साफ करके इनसे क्या बनाई जाती है, इनसे चीनी बनाई जाती है। और इसी वजह से, क्योंकि जब गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन यूपी में हो रहा है, तो यूपी में भारत में सबसे ज्यादा जो चीनी मिलें हैं वो किस राज्य में है, तो वो भी यूपी में है। ठीक, तो सर्वाधिक चीनी मिलें हमारी यूपी में है और सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन भी यूपी में किया जाता है। इसके बाद यूपी के बाद जो गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है वो हमारे महाराष्ट्र राज्य में किया जाता है। ठीक, तो गन्ना कैसी फसल है? नकदी फसल है। नकदी फसलें वो फसलें होती है जिनसे जिनके उगाने का हमारा मूल उद्देश्य यही होता है कि हमें इनसे अधिक से अधिक धन कमाना है। ठीक, गन्ने के बाद हमारा है दूसरा चाय। जो चाय है, चाय उत्पादन में भी भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। विश्व की सबसे ज्यादा जो चाय उगाई जाती है या उत्पादन चाय का किया जाता है वो चीन करता है। तो भारत विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादन चीन में होता है। दूसरे स्थान पर भारत का आता है विश्व में चाय उत्पादन में। अब जो चाय का उपभोक्ता है वो भारत में सर्वाधिक चाय के जो उपभोक्ता लोग हैं वो भारत में रहते हैं। यानी भारत विश्व में सबसे ज्यादा चाय पीने वाले जो लोग हैं वो भारत में रहते हैं और सर्वाधिक उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है। सर्वाधिक उपभोक्ता वाले स्थान में भारत पहले नंबर पे आता है। यानी विश्व में सबसे ज्यादा चाय कहाँ पर पी जाती है, वो भारत में पी जाती है और चाय उत्पादन में दूसरे स्थान पर भारत आता है। इसके बाद भारत में जो चाय का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, तो भारत में हमारे असम राज्य में चाय का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। इसके बाद हमारा दूसरा स्थान आता है, वो है कहवा। कहवा यानी जिसे हम कॉफी कहते हैं। तो कहवा यानी कॉफी, और भारत में कॉफी का जो सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है वो हमारे कर्नाटक राज्य में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। ठीक, तो कहाँ पर? कर्नाटक में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन होता है। और कॉफी में क्या है, कॉफी में हमारी कैफीन की मात्रा पाई जाती है जो हमारी जो नींद होती है उसे भगा देती है। तो कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक राज्य में, चाय का सर्वाधिक उत्पादन असम में, और विश्व में भारत चाय उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर चीन है। और विश्व में सर्वाधिक चाय का उपभोक्ता कौन है, तो वो भी भारत है। और पहले स्थान पर भारत का कौन सा स्थान है चाय उपभोग के मामले में, तो पहले स्थान पर भारत आता है। ठीक,
भारत में गन्ने का जो गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। पहले स्थान पर हमारा कौन है? ब्राजील है। ठीक, भारत में सर्वाधिक गन्ना किस राज्य में उगाया जाता है? तो सर्वाधिक गन्ना यूपी में उगाया जाता है। और सर्वाधिक चीनी मिलें कहाँ है? हमारी यूपी में ही है। और दूसरे स्थान पर कौन सा आता है? दूसरे स्थान पर हमारा महाराष्ट्र आता है। इसके साथ ही चौथा हमारी फसल है वो है कपास। कपास भी हमारी नगदी फसल है। ये सारी जो फसलें हैं ये सारी नगदी फसलें हैं। ठीक, यानी जिनका उत्पादन हम धन कमाने के उद्देश्य से करते हैं। जो कपास उत्पादन है, कपास उत्पादन में भारत में पहले स्थान पर हमारा गुजरात आता है और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र आता है। तो फर्स्ट में कौन सा आता है? गुजरात और दूसरा महाराष्ट्र। कपास से क्या किया जाता है? कपास को जो कपड़े बनते हैं कपास से, उन कपड़ों के उत्पादन के कच्चे माल के रूप में कपास का प्रयोग किया जाता है। और ये सबसे ज्यादा गुजरात, सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र में पाया जाता है। और इस क्षेत्र में क्योंकि काली मिट्टी ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, इसीलिए इस वाले क्षेत्र में कपास ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि कपास की खेती के लिए हमारी काली मिट्टी बहुत उपयोगी होती है। ठीक, इसके साथ एक पांचवा है हमारा वो है जूट। जूट का जो उत्पादन है, जूट भी एक रेशे के रूप में काम करता है। जूट की जो तने होते हैं उनको पानी में रखा जाता है और पानी में रखने के बाद उनसे जो रेशे निकलते हैं उससे हमारे कपड़े बनाए जाते हैं, या अलग अलग प्रकार की जो वस्तुएं होती है जो कपड़े से बनाई जाती है वो जूट से बनाई जाती है। जूट को हम सुनहरा रेशा भी कहते हैं। ठीक, और ये हमारा मेनली पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। पश्चिम बंगाल जो राज्य है वो भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ठीक, कौन है? पश्चिम बंगाल। इसके बाद ये थी भारत की नगदी फसलें, जिसमें हमारा गन्ना आता है, चाय आती है, कहवा आता है यानी कॉफी आती है, कपास आता है और जूट आता है। ठीक, यानी इन फसलों का जो उत्पादन किया जाता है वो धन कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। और साथ में ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनके स्थान पूछे जाते हैं कि गन्ना उत्पादन में भारत में किस राज्य का प्रथम स्थान है, या चाय उत्पादन में भारत में किस राज्य का प्रथम स्थान है, और भारत का विश्व में इन फसलों के उत्पादन में कौन सा स्थान है। ठीक, अब हम देखते हैं कि भारत की कुछ और प्रमुख फसलें जिसमें इनके राज्यों का कौन कौन सा स्थान है। तो भारत की प्रमुख फसलें जिसमें पहला है चावल। चावल भारत की प्रमुख फसल इसलिए है कि भारत में सर्वाधिक जो है चावल का उत्पादन किया जाता है। और खाद्यान्न उत्पादन में पहले स्थान पर कौन है? भारत में चावल है, यानी सबसे अधिक चावल का उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। और चावल उत्पादन में भारत में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? तो चावल उत्पादन में पहले स्थान पर हमारा पश्चिम बंगाल राज्य है। इसका कारण भी ये है कि इस वाले एरिया में एक तो हमारी बे ऑफ बंगाल की खाड़ी भी है, दूसरा यहाँ पर नदियां जो है गंगा नदी या इन नदियों का यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर नदियां हैं। तो जिस वजह से जो चावल की कृषि है वो ज्यादातर यहाँ पर की जाती है। वो इसलिए कि जो चावल की कृषि होती है उसमें जल की मात्रा की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए हमारा जो चावल का उत्पादन है वो यहाँ पर किया जाता है। ठीक, तो चावल उत्पादन में प्रमुख जो राज्य है वो कौन सा है? पश्चिम बंगाल। दूसरा है हमारा गेहूं। तो खाद्यान्न उत्पादन में जो दूसरे स्थान पर जो सर्वाधिक जो दूसरी फसल है खाद्यान्न उत्पादन में वो कौन सी है? हमारी गेहूं है। यानी भारत में दूसरे स्थान पर सर्वाधिक मात्रा में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। और जो हमारी गेहूं है वो सबसे ज्यादा किस राज्य में उगता है? तो जो हमारा गेहूं है उसके उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? तो गेहूं उत्पादन में पहले स्थान पर हमारा यूपी है। ठीक, तो गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन जो है उत्तर प्रदेश राज्य में किया जाता है, जबकि जो चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन है वो पश्चिम बंगाल में किया जाता है।
और अब इसी गेहूं का प्रति हेक्टेयर में जो उत्पादन सबसे ज्यादा मात्रा में होता है वो हमारे किस राज्य में होता है, वो हमारे पंजाब राज्य में होता है। ठीक, तो गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? प्रति हेक्टेयर उत्पादन में प्रथम स्थान में प्रथम हमारा पंजाब है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गेहूं उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है, तो हमारा यूपी है। जब कहा जाएगा कि प्रति हेक्टेयर गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है, तो हमारा पंजाब राज्य है। ठीक, इसके बाद भारत में कुछ जौ की कृषि भी की जाती है और जौ भी सबसे ज्यादा मात्रा में उत्तर प्रदेश में होता है। जौ ऐसी फसल होती है जिसमें ज्यादा उपजाऊ कृषि की ज्यादा उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है। तो जौ का जो सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है, जौ, इसको मोटे अनाज में गिना जाता है। इसका सबसे अधिक उत्पादन भी यूपी में किया जाता है। ठीक, जौ की जो फसल है हमारी, इसका उत्पादन भी सबसे ज्यादा मात्रा में यूपी में किया जाता है। इसे मोटे अनाज जो कहते हैं उसमें जौ आता है। ठीक, अब हम देखेंगे कि भारत में जो हरित क्रांति हुई थी वो किस समय हुई और हरित क्रांति भारत में क्यों इंपॉर्टेंट थी। तो भारत की जो हरित क्रांति थी वो लगभग 1966-67 के आसपास हुई थी। ठीक, अब हरित क्रांति थी क्या? तो भारत में जो हरित क्रांति थी, इसका मतलब होता है हरित क्रांति में क्या किया गया था, तो हरित क्रांति में जो हाई हेल्थ वैरायटी के जो बीज हैं, यानी उच्च गुणवत्ता वाले जो बीज हैं, उनका उपयोग कृषि में किया गया था। साथ में ही इसमें रासायनिक उर्वरक यानी जो जैसे यूरिया, ये जो खाद हैं, इसका प्रयोग किया गया था, जिसमें हमारे केमिकल्स होते हैं, तो इनका प्रयोग किया गया था ताकि जो भारत की जो मिट्टी है उसका जो उपजाऊपन है वो सारी मात्रा में निकाल कर बाकी जो फसलें हैं उन पर लगाया जा सके। तो उस समय भारत में जो कृषि हुई थी, जो फसलें उगी थी, वो बहुत अच्छी मात्रा में उस समय फसल उगी थी और भारत में बहुत अधिक मात्रा में खाद्यान्न में बढ़ोतरी हुई थी। ठीक, तो जो हमारी हरित क्रांति है, हरित क्रांति भारत में कब हुई थी, तो 1966 या 67 के आसपास हुई थी। ठीक, तो भारत में हरित क्रांति 1966 या 67 के आसपास हुई थी और भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है। तो हरित क्रांति जो थी, इसमें हाई हेल्थ वैरायटी के बीजों का उपयोग किया गया था, उर्वरकों का इसमें उपयोग किया गया था और हरित क्रांति भारत में 1966-67 में हुई थी। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन था, तो एमएस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक थे। इसके साथ ही विश्व में हरित क्रांति के जो जनक थे वो नॉर्मन बोरलॉग थे। ठीक, और वो अमेरिकी वैज्ञानिक थे। तो जनक एमएस स्वामीनाथन थी। साथ में ये 1966-67 में हुआ था और भारत में इस टाइम पे क्या हुआ था कि जो गेहूं का उत्पादन है वो बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गया था। सबसे अधिक जो फसल जिस पर प्रभाव पड़ा हरित क्रांति का, सर्वाधिक जो प्रभाव पड़ा वो थी हमारी गेहूं पर इस क्रांति का सबसे अधिक मात्रा में प्रभाव पड़ा। और जो हमारी चावल है, चावल का जो उत्पादन है वो उसी मात्रा में होता रहा जिस मात्रा में पहले से होता था, लेकिन सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ा वो हमारे गेहूं की फसल पर प्रभाव पड़ा। ठीक, इसके बाद जो हमारे जो तिलहन फसलें या जो हमारी दालें थी, मोटे अनाज थे, उनकी मात्रा में इस समय कमी हो गई, यानी उन फसलों की जो कृषि थी वो कम मात्रा में होने लग गई और इन फसलों की यानी गेहूं और चावल का उत्पादन उस समय बढ़ गया। ठीक, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, भारत में कृषि या एग्रीकल्चर जिसे हम कहते हैं। ठीक, इसके अंतर्गत हमने भारत की प्रमुख फसलों को देखा, भारत में हरित क्रांति को देखा, भारत की नकदी फसलों को देखा, जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।